Hello everyone. Today we will start S6 DLED second year, the very first unit, and the unit is teaching English as a second language. Okay, so first of all, we will start with the introduction. About 175 years ago, English got introduced in India, holding the dominant position of being the language of ruling colonial power. आज से लगभग 100 या बोल सकते हैं कि आज से 75 ईयर्स एगो जो इंग्लिश है वो हमारे देश में एक डोमिनेंट पोजीशन, इसका कारण ये था क्योंकि उस समय हमारे यहाँ इंग्लिशमैन यानी जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो हमारे देश में शासन करते थे, जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज होने की वजह से हमारे यहाँ ये स्टार्टिंग से ही इंग्लिश को एक डोमिनेंट पोजीशन प्राप्त हो गया. With the successive policies favoring Western education, India had no choice but to support English as a second compulsory language to be taught in schools. इसका कारण ये था कि जो भी नियम कानून पॉलिसीज़ जो बनती थी वेस्टर्न एजुकेशन के लिए या फिर हमारे देश में भी जो भी अंग्रेज़ों द्वारा जो नियम कायदे बनते थे वो सारे यूजुअली इंग्लिश में होते थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ना एक कंपलसरी लैंग्वेज हो गया स्कूल में. Eventually, English succeeded in acquiring a significant position in the socio-political texture of India. Being the language of various national and international opportunities, English continued to influence Indian life not just as the language of the elite intellectual class, but as a common second language of the mass. इसका कारण ये था कि सोशियो पॉलिटिकल यानी कहने का मतलब ये है कि समाज में भी इसकी ये इलाइट इंटेलेक्चुअल क्लास यानी कहने का मतलब है कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे यानी जो विशिष्ट लोग थे वो इनका एक लैंग्वेज था. और अभिजात वर्ग हमारे इन द सेंस कि उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों को माना जाता था और ये उनकी भाषा थी. तो ये सिर्फ एक इलाइट इंटेलेक्चुअल क्लास की लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि ये एक मास यानी बहुत सारे लोगों की एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भी उभर कर आई. English holds its position as the next language of communication amidst the rich linguistic diversity of India. हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है यानी जो हमारे यहाँ जो भाषा की जो विविधता है वो पहले से इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो इंग्लिश है वो कम्युनिकेशन में स्टार्टिंग में ही बहुत एक डोमिनेंट पोजीशन या फिर एक कह सकते हैं कि एक अच्छा पोजीशन इसने होल्ड कर लिया. As reflected by NCF 2005, English in India today a symbol of people's aspirations for quality in education and a fuller participation in national and international life. जैसे कि NCF 2005 में इसको दर्शाया गया है कि जो इंग्लिश है ये आज एक अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन की एक सिंबल बन चुका है. आजकल हमारे देश में जो इंग्लिश बोलता है लोग उसको समझते हैं कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, भले उनका IQ कुछ भी हो, तो ये एक परसेप्शन भी बन चुका है लोगों के दिमाग में. और इसका कारण ये है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लाइफ में इसका एक बहुत ही अहम पार्टिसिपेशन है. इन इट्स कॉलोनियल ओरिजिन्स नाउ फॉरगेटन और इररेलेवेंट, यानी कि अगर हम सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि जो इसका कॉलोनियल यानी कि जो हमारे हम जिनके गुलाम थे उन्होंने इसको लेकर आया तो इस वजह से इसको एक डोमिनेंट पोजीशन मिला, ये अब लगभग हम भूल चुके हैं और ये इररेलेवेंट है. मतलब कि ये इस चीज़ से हटकर अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हमारा कंप्यूटर अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, हम कोई भी शॉपिंग करते हैं अमेज़न से वगैरह से तो वहाँ पे हम जैसे कि अगर हम चाइना से कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें चाइनीज़ आना चाहिए. आपको इंग्लिश आती है, आप किसी भी कंट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. The visible impact of this presence of English is that it is today being demanded by everyone at the very initial stage of schooling. तो आजकल आप देख लीजिए स्कूल में भी कोई भी इंसान हो वो चाहता है कि हाँ उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े, क्योंकि ये एक समाज की ज़रूरत बन गई है. इसका ये कारण नहीं है कि अंग्रेज ने इसको लेकर आए और ये इसको स्टार्टिंग में डोमिनेंट पोजीशन मिला, ये एक इरेलेवेंट मैटर है. इसका कारण ये है कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और ये बहुत सारे कोर्सेज कम्युनिकेशन के लिए, जॉब के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुका है. टुडे द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इज़ कैरेक्टराइज्ड
by the expectation of mass which identifies English as an empowering tool, improving their accessibility towards modern opportunities associated with the globalized and digital economy. तो आजकल जो इंग्लिश है इसका पढ़ने और सीखने का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक ग्लोबल और डिजिटल इकोनॉमी से भी, अपॉर्चुनिटीज से भी हम इसको जोड़ सकते हैं. द स्कूल्स नीड्स टू कैटर फॉर द नीड ऑफ डेवलपिंग रिक्विजाइट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. और इसलिए स्कूल्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, टू कैटर यानी कि प्रोवाइड कराना पड़ेगा कि ये जो इंग्लिश है इसकी प्रोफिशिएंसी बच्चों के अंदर स्टार्टिंग से ही डेवलप हो. स्टार्टिंग एज द सेकेंड लैंग्वेज, इट्स पेडागोजी रिक्वायर्स इंसाइटफुल प्लानिंग वेयर टीचिंग एंड लर्निंग स्कूल शुड नॉट बी प्रैक्टिस एज अ सेकेंड स्टैंड अलोन सब्जेक्ट. तो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने का यह मतलब नहीं है कि हम इसको एक लैंग्वेज के तौर पे सिखा रहे हैं, बल्कि इसे हम एक इंसाइटफुल प्लानिंग यानी इसके अंदर एक इंसाइट, एक व्यू देना पड़ेगा कि ये एक सिर्फ महज एक सब्जेक्ट बन के ना रह जाए. इट्स पेडागोजी नीड्स टू रिफ्लेक्ट एंड इंटीग्रेटिंग द फैमिलियरिटी ऑफ लर्नर्स लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस कमिंग अलॉन्ग विद द फर्स्ट लैंग्वेज. और इसकी पेडागोजी को इस तरह से पढ़ाया जाए कि हमारा जो डेली लाइफ है उससे हम इसको कनेक्ट करके पढ़ाएं, ताकि उनकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है वो जैसे वो फर्स्ट लैंग्वेज से जैसा उनका है वैसा सेकेंड लैंग्वेज से भी हो. ऐसा ना हो कि उनके ऊपर एक बोझ जैसा हो. नाउ ऑब्जेक्टिव्स. This unit has been developed to provide the foundation of various pedagogical approaches which affect English learning at the level of classroom transformation. इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो इंग्लिश की जो पेडागोजिकल जो फाउंडेशन है बहुत, उसके हम लोग बहुत सारे अप्रोच दिखेंगे जो कि हम क्लासरूम में किस तरह से हमें उसको करना है इस बारे में. द कॉन्सेप्ट हैव बीन सपोर्टेड विथ वेरियस क्लासरूम एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्यूचर टीचर्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज. Now, the concept have been supported with various classroom examples to support the functional understanding of the future teachers regarding the conceptual application of different principles and policies. After completing the unit, you will able to first मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से जो हमारे फ्यूचर टीचर हैं, यानी फ्यूचर टीचर यानी कि आप लोग जो भविष्य में किसी न किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, तो उनकी वो इस चैप्टर को पढ़ के क्या क्या आउटकम्स निकलने वाले हैं. अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज के उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुण हैं. अप्लाइंग डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज एट द लेवल ऑफ क्लासरूम. हम बहुत सारे सिद्धांतों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. डेवलप अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ द इंग्लिश इन बिहार. नाउ फोर्थ वन, एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ NCF 2005 एंड BSF 2008 along with the perspective of prescribed textbook in Bihar. And the last one, develop awareness regarding different approaches and methods of teaching English. यानी कि ये जो पढ़ना है तो इसकी अवेयरनेस बताना कि हाँ ये क्यों पढ़ना है, ये इसके मतलब इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है और इसको क्यों इस पर इतना मतलब कि जोर दिया जा रहा है, इसको एज अ सब्जेक्ट क्यों इंक्लूड किया जा रहा है. नाउ लेट अस कंसिडर द क्लासरूम स्ट्रैटेजी ऑफ टीचर हु वाज स्ट्रगलिंग इन हर इंग्लिश क्लास. अब यहाँ पे हम एक टीचर की जो क्लासरूम स्ट्रैटेजी है वहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे जिन्होंने अपने क्लास में उनको क्या क्या स्ट्रगल होते हैं इस बारे में.